अध्याय 11। शिष्या ने अपने कपड़े कैसे छिपाए। इस समय विभिन्न चोटियों के सभी बुजुर्ग एकत्रित थे। चांदनी के नीचे एक मंडप के भीतर सभी बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वह चूनिंग सु वानछिंग की अमर गुफा में क्यों गया और सु वानछिंग ने उसके लिए कपड़े भी क्यों निकाले? कहीं ऐसा तो नहीं कि झाओ फेग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, शाओ झू चोटी पर अब सिर्फ चूनिंग ही पुरुष बचा है। सु वानछिंग की पूरी साधना नष्ट हो चुकी है, तो उसे शायद सांत्वना चाहिए थी और उसने उसी को ढूंढ लिया। क्या ऐसा नहीं है? सबने सिर हिलाकर इस बात से इनकार किया। एल्डर झाओ, आप सु वानछिंग के बारे में बहुत ही घटिया सोच रहे हैं। भले ही उसकी साधना नष्ट हो चुकी हो, लेकिन इस बुजुर्ग को लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षा प्रेम संबंधों में नहीं है। इसके अलावा संप्रदाय में कौन नहीं जानता कि संप्रदाय प्रमुख सु वानछिंग से प्रेम करता है और उसका पीछा करना चाहता है। भले ही अब उसकी साधना संप्रदाय प्रमुख की पत्नी बनने के लिए पर्याप्त न हो, फिर भी वो उपपत्नी बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। क्या आपको लगता है कि सु वानछिंग ये नहीं जानती? वो एक बेकार शिष्य को चुनेगी, लेकिन संप्रदाय प्रमुख के घर में जाकर आरामदायक और चिंता रहित जीवन जीना स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल इन बुजुर्गों का शाओ झू चोटी पर दबाव डालने का एक और उद्देश्य भी था। ये संप्रदाय प्रमुख का संकेत था। संप्रदाय प्रमुख उचित समय पर आगे बढ़कर सु वानछिंग का दिल जीतना चाहता था। बस समय अभी पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन आज सु वानछिंग और चू निंग के कार्यों ने उन्हें अनिवार्य रूप से उलझन में डाल दिया था। सभी लोग सु वानछिंग की तलवार दाव की उपलब्धि अत्यंत उच्च है। तब उसने बिना किसी हिचक के पियाओ मियाओ तलवार कला, जो उसकी मूल तलवार दाव है, साझा कर दी थी। क्या आपको लगता है कि कोई साधक इतना उदार हो सकता है? झाओ फेग ने हिचकिचाते हुए कहा, सीधे मूल तलवार कला निकाल देना, मुझे नहीं लगता। जरूर कुछ उससे भी ऊंचा होगा। बिल्कुल। और अब सु वानछिंग के अन्य सभी शिष्य उसे छोड़ चुके हैं। अगर वह अपनी विरासत सौंपना चाहे तो आप किसे देगी? और उसकी अमर गुफा, जिसे संप्रदाय प्रमुख भी नहीं देख सकता। और क्या आपको नहीं लगता कि आज का चूनिंग बहुत अजीब था? मात्र शरीर संवर्धन की तीसरी परत में होते हुए भी उसने लगभग पल भर में वांग तियानई को मार दिया। सभी बुजुर्ग चकित रह गए। आप कहना चाहते हैं कि सु वानछिंग के पीछे अब भी कोई विरासत है और वह उसे चूनिंग को सौंपने की योजना बना रही है? बिल्कुल, ये तो मुसीबत होगी। अगर वह निकालना नहीं चाहे तो हम निश्चित रूप से उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। वह दुष्ट स्त्री, उसके पास अब भी विरासत है, फिर भी वो उसे छिपाकर एक बेकार व्यक्ति को दे रही है। सभी लोग जल्दी सोचिए कि हम उसकी विरासत कैसे प्राप्त करें। हे, जिसने घंटी बांधी है वही उसे खोल सकता है। क्यों न संप्रदाय प्रमुख से जाकर इस पर चर्चा की जाए। आखिरकार जियांग छिंग्युए सु वानछिंग की प्रधान शिष्या है, इसलिए वही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है। आज का सत्र कल की तुलना में पूरे 1 घंटे अधिक चला। ये तब जाकर रुका जब चू निंग इतना थक गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। डिंग, सिस्टम की सूचना की ध्वनि गूंजी। पता चला कि मेजबान ने अपनी पत्नी की मेरिडियन का 1% पुनर्स्थापित किया है। 10,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। पता चला कि मेजबान ने अपनी पत्नी की मेरिडियन का 1% पुनर्स्थापित किया है। 10,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। समग्र जांच से पता चला कि मेजबान ने अपनी पत्नी की मेरिडियन 10% तक पुनर्स्थापित कर दी है। ये भी पता चला कि इस समय मेजबान की पत्नी का मन बहुत प्रसन्न है। 100,000 योगदान अंकों का संचयित पुरस्कार दिया गया। सिस्टम टिप्पणी, छोटे छोटे कदम जोड़े बिना 1000 मील की यात्रा नहीं होती, छोटी छोटी धाराएं जोड़े बिना महान नदी नहीं बनती। आगे का मार्ग लंबा और कठिन है। इस बार कोई क्रिटिकल हिट सक्रिय नहीं हुई। चू निंग ने अंतिम सांस तक संभालते हुए सिस्टम पैनल की ओर देखा। चू निंग, साधना, दूसरा क्षेत्र, सूक्ष्म प्रगति 67%। चू निंग स्तब्ध रह गया। अरे बाप रे, उसने तो साधना की ही नहीं, फिर भी उसकी साधना कैसे बढ़ गई? सही, चांगचुन अमर कला, साधना तकनीक,
चांगचुन अमर कला तीसरी परत। निस्संदेह चांगचुन अमर कला का उपयोग करना ही उसके साथ साधना करना था। इस समय उसके दांतियान में अंकुर और ऊंचा हो गया था और हल्के से समृद्ध होने के संकेत दे रहा था। जब ये पूर्ण उपलब्धि तक पहुंचेगा तो वह शाश्वत वसंत दाव शरीर भी प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में ये पूरी तरह से मूल्यवान था। योगदान अंक 124,000। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति साधना तकनीक के आदान प्रदान के लिए यह निश्चित रूप से पर्याप्त था। अतिरिक्त अंकों का उपयोग जादुई कलाकृतियों, आक्रामक ताबीजों या जीवन रक्षक वस्तुओं पर किया जा सकता था। बेशक वह सु वानछिन के लिए उपयुक्त साधना तकनीक भी खोज सकता था, लेकिन आज की कमाई अत्यंत बड़ी थी। बस शरीर और आत्मा में भारी रिक्तता थी जिसे भरने में काफी समय लगेगा। उसे बिल्कुल सोना चाहिए। यहाँ तक कि चांगचुन अमर कला भी उसे पूरी तरह से पुनः स्थापित नहीं कर सकी। सु वानछिन बहुत ज्यादा मांगने वाली थी। इस समय बिस्तर पर पड़ी सु वानछिन का चेहरा लाल था। उसकी आंखों में केवल सुख के बाद की शांति थी। उसकी मेरिडियन सचमुच पुनः स्थापित हो चुकी थी। 10%। गति वास्तव में बहुत तेज थी। लगता था कि उसकी साधना वास्तव में बहाल हो सकती है, और यह सब उसके शिष्य की बदौलत था। उसने चू निंग की ओर देखा और चौंक गई कि उसकी आंखें बुझी हुई थीं। वह तुरंत उठी और उसे गले लगा लिया। निंग, तुमने इतना अधिक खर्च कर लिया। इस गुरु ने तो कहा था कि बस अपनी पूरी कोशिश करो। उसने तुरंत औषधीय गोलियां निकाली। ये 3 गोलियां थीं जिन्हें उसने अपने संसाधनों के बदले पाया था। सुबह उसने एक खा ली थी। अब उसने शेष 2 सीधे चू निंग के मुंह में डाल दी। एक पल में औषधि की शक्ति फैल गई और अत्यंत थका हुआ चू निंग तुरंत इतनी नींद महसूस करने लगा कि जैसे अभी सो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर इतना खर्च किया हो। असल बात ये थी कि उसकी आवाज़ें बहुत, आप जानते ही हैं, पूरी एकाग्रता के बिना शायद वह खुद को नियंत्रित ही नहीं कर पाता। गुरु, क्या आप जानती हैं कि आप अभी कितनी मोहक थीं? चू निंग ने असहाय होकर आह भरी। गुरु की साधना बहाल करने में सहायता करना इस शिष्य का कर्तव्य है। स्वाभाविक रूप से मुझे अपना सर्वस्व देना चाहिए। इसके अलावा इस शिष्य ने भी काफी कुछ पाया है, इसी कारण मेरी यह हालत है। सु वानछिन ने कोमलता से चू निंग के सिर पर हाथ फेरा और उसे लेटने का इशारा किया। ये देखकर चू निंग पहले मना करना चाहता था, लेकिन वह इतना थक चुका था कि हिल भी नहीं पाया और बिस्तर पर लेट गया। सु वानछिन ने तुरंत अपना तकिया और कंबल लाकर उसे ढक दिया। उसकी आंखों में असहायता की झलक, थोड़ी खुशी और उससे भी अधिक स्नेह था। अगर तुम्हें इस गुरु से कोई लाभ न होता तो ये गुरु सच में दोबारा तुम्हें ऐसा करने देने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन इस गुरु ने ये भी देखा कि तुम्हारी साधना बड़ी है। लगता था कि उसके शिष्य को वास्तव में लाभ हुआ था। तभी वह निश्चिंत हुई। इस समय सु वानछिन की दृष्टि चू निंग के चेहरे पर टिक गई और हट ही नहीं पाई। सबसे कठिन समय में, जब उसका मन सबसे अधिक उजड़ा और निराश था, तब उसका शिष्य ही उसके साथ खड़ा रहा, जिसने उसे दिखाया कि उसकी साधना अब भी बहाल हो सकती है। अब उसने सच में परिणाम देख लिए थे। उसकी मेरिडियन 10% तक बहाल हो चुकी थी। इस गति से शायद आधा महीना भी नहीं लगेगा और उसकी पूरी साधना वापस आ जाएगी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने धीमे व कोमल स्वर में कहा, इस गुरु की साधना 10% तक बहाल हुई है और यह सब तुम्हारे कारण है। उसने धीरे से चू निंग के बालों में हाथ फेरा। भले ही साधना बहाल करने की प्रक्रिया थोड़ी, आप जानते ही हैं, लेकिन परिणाम तो अच्छे ही थे। उसके शिष्य के मन में कोई और इरादा भी नहीं था, जिससे सु वानछिन और अधिक भावुक हो गई। चू निंग ने कमजोर स्वर में कहा, अगर मेरी साधना और ऊंची होती तो मैं और अधिक बहाल कर सकता। आगे से मैं दिन में साधना करूंगा और रात को गुरु की अमर गुफा में आकर गुरु की पुनः स्थापना में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? निंग, इस गुरु की पुनः स्थापना महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी साधना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच में उस भंडारण अंगूठी को खोल सको तो उसके भीतर की हर चीज का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हो।
तुम्हें सब कुछ इस गुरु को देने की आवश्यकता नहीं है। चू निंग के होठों पर मुस्कान आ गई। महत्वपूर्ण नहीं से क्या मतलब? अगर गुरु की साधना ऊंची होगी तो ये शिष्य गुरु के पीछे पीछे चल सकेगा। ये कहते ही वह गहरी नींद में चला गया। उसकी अंतिम दृष्टि उस भव्य वृक्ष पर टिक गई जो पेटी से ढंका हुआ था। गुरु, आप सच में अत्यंत सुडौल हैं। अफसोस, गुरु अपने शिष्य को मासूम समझती हैं, लेकिन उसके पास मासूम रहने का कोई तरीका नहीं है। उसके मन में तो विद्रोही शिष्य के विचार थे। सु वानछिंग ने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। उसने बस चू निंग पर पड़े कंबल के कोने को ठीक किया। अगर वह थका है तो उसे सोने दो। उसका बिस्तर इस्तेमाल कर लेना भी ठीक है। उसे कोई आपत्ति नहीं, वह जमीन पर सो लेगी। पुरुष और स्त्री स्वाभाविक रूप से एक बिस्तर साझा नहीं कर सकते। सु वानछिंग अभी भी कल की तरह जमीन पर सोने का इरादा रखती थी, फिर कपड़े ढूंढने उठी। लेकिन इस समय वहां केवल एक भीतरी वस्त्र था, उसकी बाहरी पोशाक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सु वानछिंग को आश्चर्य हुआ। उसके कपड़े कहाँ गए? क्या वे चू निंग के नीचे दबे हो सकते हैं? लेकिन हर जगह खोजने के बाद भी उसे अपने कपड़े नहीं मिले, जिससे वह उलझन में पड़ गई। वह बाहर नहीं गई थी, न ही कपड़े चू निंग के नीचे थे, तो वे गायब कैसे हो सकते थे? कितना अजीब। छोड़ो, उसका शरीर लगातार पुनः स्थापित हो रहा था, यही पहले से अच्छी बात थी। कपड़ों की बात रही तो वह दूसरा सेट पहन लेगी। जैसे ही सु वानछिंग उठने ही वाली थी, उसकी नज़र अचानक हरे वस्त्र के एक कोने पर पड़ी। वह चौंक गई, हैरानी से देखने लगी और संकोच से हाथ बढ़ाकर उसे खींचा। फिर चू निंग के शरीर के नीचे से उसने अपनी बाहरी पोशाक निकाल ली। उसे चू निंग ने चुपके से अपने ऊपर छिपा लिया था। सु वानछिंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास भर गया जब उसने अपने शिष्य की ओर देखा। यह अध्याय 12 सु वानछिंग का अतीत। इस समय सु वानछिंग की अमर गुफा के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे सकती थी। पास ही स्नान गृह में बहते आध्यात्मिक स्रोत की कलकल ध्वनि भी असाधारण रूप से स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इन बाहरी ध्वनियों के अतिरिक्त उसके सामने चू निंग की खर्राटों की आवाज भी आ रही थी। वह बहुत अधिक थक चुका था, गहरी नींद में सो रहा था। सु वानछिंग खाली निगाहों से उस बाहरी वस्त्र को देख रही थी, जिसे उसने अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है? जैसे कि बाहरी वस्त्र गलती से शिष्य के कपड़ों में लुढ़क गया हो और फिर संयोगवश वह चू निंग के वस्त्र की भंडारण परत में चला गया हो। शिष्य का वस्त्र शैली बहुत जटिल नहीं होती थी, उसमें विद्वानों के वस्त्रों की तरह आस्तीनों के भीतर जेबें नहीं होती थीं, क्योंकि ऐसा डिज़ाइन साधना और तलवार खींचने के लिए बहुत असुविधाजनक होता। इसके बजाय हृदय के पास एक भीतरी जेब बनाई जाती थी, जिसमें कुछ साधारण वस्तुएं रखी जा सकती थीं। लेकिन उस भीतरी जेब को खोलना पड़ता था, तभी उसमें कुछ रखा जा सकता था। तो क्या ये संभव था कि उसने स्वयं अपने बाहरी वस्त्र से चू निंग का वस्त्र खोला, फिर उसे ठीक से मुड़कर अंदर रख दिया? सु वानछिंग की आंखें और भी अजीब होती चली गईं और उसके होंठ हल्के से कांप उठे। संभव है, संभव है। आखिरकार ये साधना की दुनिया है, महान सहस्र लोकों में कुछ भी नया नहीं होता। लेकिन ऐसी तसल्ली कैसे दी जा सकती है? भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसी बेतुकी बात पर कौन यकीन करेगा? ये साफ तौर पर चू निंग द्वारा ही मोड़कर रखा गया था। वो उसके बाहरी वस्त्र के साथ क्या कर रहा था? अभी अभी जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए सु वानछिंग को चू निंग के व्यवहार में कुछ भी असामान्य याद नहीं आया। उसने केवल स्त्री पुरुष के भेद का ध्यान रखा था। उसने भरसक प्रयास किया था कि सु वानछिंग इस अंतर को लेकर असहज न हो और पूरा ध्यान केवल उसके उपचार और मेरिडियन की मरम्मत पर केंद्रित रखा। और सु वानछिंग ने ये सच में महसूस किया था, इसी कारण उसने निडर होकर पीठ घुमाई और अपने बाहरी व भीतरी वस्त्र उतारे थे। लेकिन इस समय क्या हो सकता है कि वह शिष्य? सु वानछिंग ने अपने वक्ष को ढांक लिया, उसका चेहरा लाल हो गया
और उसकी दृष्टि अत्यंत विचित्र भाव से अपने शिष्य पर टिक गई। शायद नहीं, वह अपने गुरु के प्रति काफी सम्मानपूर्ण था, और यदि ऐसी बात फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, वह जरूरत से ज्यादा सोच रही है। एक बाहरी वस्त्र से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अब वह इस बाहरी वस्त्र का क्या करे? क्या उसे वापस ले ले? अगर वह वापस ले लेती है तो कल उसका शिष्य जब जान जाएगा तो क्या करेगा? तब उसे शायद सफाई देनी पड़ेगी, और अगर सफाई देनी ही पड़े तो वह क्या उत्तर देगी? उसने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। भले ही पुरुषों ने उसका पीछा किया हो, लेकिन अगर वो पुरुष उसका शिष्य हो। कुछ देर तक झिझकने के बाद सु वानछिंग झट से उठी और फिर दांत भींचते हुए, उसी तरह जैसे उसने उसे निकाला था, उस बाहरी वस्त्र को फिर से चुनिंग की बाहों में ठूंस दिया। वह दिखावा करेगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा और इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, शायद कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बिस्तर के पास एक चटाई बिछाई और वहीं सो गई। दीपक बुझाने के बाद चूनिंग की खर्राटों की आवाज सुनते हुए वह काफी देर तक सो नहीं सकी। उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। क्या यह उसके शिष्य द्वारा उसकी साधना पुनः प्राप्त कराने की कृतज्ञता थी, क्योंकि वह अब बड़ा हो गया था? या यह इसलिए था कि उसकी साधना धीरे धीरे लौट रही थी, जिससे उसे फिर से शिखर पर खड़े होने की योग्यता मिल रही थी? या फिर यह इसलिए था कि उसने पाया कि उसके शिष्य ने चुपके से उसके कपड़े छिपा लिए थे और उसे नहीं पता था कि क्यों? आखिरकार उसका शिष्य युवा और ऊर्जावान था। अगर यह सच हुआ तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसका हृदय अशांत था और काफी देर बाद ही वह गहरी नींद में जा सकी। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह सु वानछिंग जागी और मुड़कर देखा कि चूनिंग अभी भी सो रहा था। चाहे वह राहत हो या कुछ और, उसने जल्दी से एक सांस छोड़ी, मुड़ी, लाल रंग का बाहरी वस्त्र पहना और कमरे से बाहर चली गई। उसकी वर्तमान साधना स्थिति उसे उपवास की अनुमति नहीं देती थी, उसे भोजन करना ही पड़ता था। उसका शिष्य भी कल रात बहुत थक गया था, इसलिए उसे लगा कि उसे थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए। सुबह की पहली किरण संसार पर फैल गई, शाओ झू पीक के हरे बांसों से छनकर जमीन पर रंगीन परछाइयां डालती हुई। शाओ झू पीक के भीतर लाल वस्त्रों में वह स्त्री व्यस्त थी, उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। पसीना उसके गालों से बहता हुआ उसकी चिकनी गर्दन पर फिसल रहा था, बेहद मोहक। यदि कोई उसे देख लेता तो नजरें हटाना असंभव होता, लेकिन इस समय न तो संप्रदाय प्रमुख और न ही संप्रदाय के बुजुर्ग सु वानछिंग जैसे व्यक्ति पर ध्यान दे रहे थे, जो स्वयं खाना बनाती थी। वे सभी सु वानछिंग की अंतिम विरासत को निकालने की योजना बनाने में व्यस्त थे, पूरी तरह साजिश में डूबे हुए। वो हमेशा खाना बनाना जानती थी। आखिरकार उसका जन्म किसी प्रतिष्ठित परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि एक गरीब परिवार में। उसके बचपन में उसका परिवार केवल उसके माता पिता तक सीमित था, मानव क्षेत्र के महान गान राजवंश के एक ग्रामीण इलाके के निर्धन आम लोग। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते थे, उसके पिता खेत जोतते थे और उसकी माँ घर पर सुअर और भेड़ें पालती थी तथा रोज कपड़ा बुनती थीं। फिर भी चाहे वे कितनी भी मेहनत करें, 3 लोगों का पेट पालना ही मुश्किल से हो पाता था और साल के अंत में कभी अतिरिक्त अनाज नहीं बचता था। बहुत छोटी उम्र से ही वो परिवार का बोझ बांटना समझने लगी थी, अक्सर स्वयं खाना बनाती और खेतों में काम कर रहे अपने पिता के लिए ले जाती। लेकिन उसके पिता अक्सर आह भरते और कहते कि वो लड़का नहीं है, इसलिए खेती की कठिनाइयों में मदद नहीं कर सकती। सु वानछिंग अक्सर चुप रहती और हर बार बस यही सोचती कि खाना और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पिता ने बिना उससे पूछे उसकी सगाई कस्बे के एक विद्वान से तय कर दी। वह विद्वान पहले से ही लगभग 50 वर्ष का था, लेकिन सु वानछिंग को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। उसे बस इतना याद था कि विवाह के दिन वह भाग गई थी और लोग काफी देर तक उसका पीछा करते रहे थे। तभी उसने एक स्त्री को देखा जिसकी एक नज़र ने ही उन पीछा करने वालों को डरा कर भगा दिया, और जिसने उससे पूछा कि क्या वह अमरता प्राप्त करना और दाव की खोज करना चाहती है।
उस वर्ष सु वानछिंग ने सोचा जब तक उसे उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करनी पड़े कुछ भी चलेगा, और उसी दिन से वह ताइशुआन संप्रदाय में शामिल हो गई। ताइशुआन संप्रदाय की शाओ झू पीक की शिष्या और पीक मास्टर बनी। हालांकि उसके गुरु पहले से ही वृद्ध थे और केवल 10 वर्षों तक शिक्षा देने के बाद ही उनका देहांत हो गया। गुरु के जाने के बाद शाओ झू पीक की जिम्मेदारी सु वानछिंग को सौंप दी गई। सौभाग्य से सु वानछिंग अत्यंत प्रभावशाली थी। उसकी लगभग भयावह प्रतिभा के कारण उसकी साधना तेजी से बढ़ी, जिससे कोई भी उस स्थान पर नजर डालने का साहस नहीं कर पाया। बाद में साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद वह अपने माता पिता से मिलने अपने गांव लौटी। स्वाभाविक रूप से वह स्वयं प्रकट नहीं हुई, लेकिन उसने गुप्त रूप से लोगों को चांदी और धन भेजवाया ताकि वे भोजन और वस्त्र की चिंता के बिना जीवन जी सकें। अब उसके गुरु का देहांत हो चुका था और उसके माता पिता भी शांति से संसार से विदा हो चुके थे। वर्तमान शाओ झू पीक को संभालने के लिए सु वानछिंग अकेली रह गई थी। पहले उसकी साधना अत्यंत ऊंची थी, महान दाओ उसकी पहुंच में था और उसके अधीन असंख्य शिष्य थे। वह सचमुच आनंदमय जीवन जी रही थी। लेकिन फिर उसने अपनी सारी साधना खो दी। जब उसकी साधना नष्ट हुई तब उसे एहसास हुआ कि जब वह एक साधारण मनुष्य थी तब कई बातें इतनी आसान नहीं थीं, यहाँ तक कि आग जलाना भी एक झंझट था। फिर भी उसे अपना अतीत स्पष्ट रूप से याद था और उसने जल्दी ही वे कौशल फिर से सीख लिए। उसके बाद खाना बनाना और भोजन तैयार करना उन गिने चुने तरीकों में से एक बन गया जिनसे उसे लगता था कि उसका कोई मूल्य है। इसलिए उसका व्यस्त रूप अत्यंत गंभीर और एकाग्र था। उसे हमेशा लगता था कि वह जो कुछ भी झेल रही है वह किसी स्वप्न जैसा है। वो एक प्रतिभाशाली तलवार साधिका थी और अब स्वयं खाना बना रही थी। लेकिन वह सच में खाना बना रही थी। भले ही उसने पहले भी कभी कभार मन से पकाया हो, पर कभी भी इतनी गंभीरता और तल्लीनता से नहीं। आखिरकार जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को महान जिम्मेदारी सौंपने वाला होता है तो पहले उसके मन को कष्ट देता है और उसकी हड्डियों व मांसपेशियों को परखता है। उसके शिष्य की बात सही थी, चाहे वह प्रतिभाशाली तलवार साधिका हो या वर्तमान में शक्तिहीन सु वानछिंग, दोनों ही वास्तविक थीं। सब कुछ उसके दाओ हृदय का परिष्कार और शोधन था। उसका महान दाओ अब भी आशाजनक था। चाहे वह शाओ झू पीक हो या उसकी अपनी पवित्रता, उसे स्वयं चुनने का अधिकार होना चाहिए, न कि वर्तमान जैसी अवस्था में रहना। 4-5 व्यंजन तैयार करने के बाद बर्तन में खिचड़ी भी पक रही थी। सु वानछिंग का मन प्रसन्न था, उसके होठों पर मुस्कान थी। जैसे ही वह अपनी अमर गुफा में प्रवेश करने को मुड़ी, उसे अचानक पिछली रात की घटना याद आ गई। इस क्षण उसका मन फिर से अशांत हो उठा। वह बस यह मान लेगी कि कुछ भी नहीं हुआ। जब तक उसका मन स्पष्ट है, चिंता किस बात की। आखिरकार वह अब युवा नहीं थी और उसके पास गहरा अनुभव था। चूनिंग बहुत छोटा था, उसका स्त्रियों में रुचि लेना स्वाभाविक था और उसके आसपास कोई अन्य स्त्री नहीं थी, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे एक स्त्री के रूप में देखेगा। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। उचित समय आने पर वह उसे समझा देगी। हाँ, यही सही रहेगा। सु वानछिंग, जिसने कभी ऐसे जटिल मामलों का अनुभव नहीं किया था, होंठ भींचते हुए दरवाजा खटखटाने ही वाली थी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। गुरु, शिष्या जियांग छिंग्युए गुरु को प्रणाम करती है। सु वानछिंग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। चूनिंग के प्रति जो जटिल भाव थे वे पल भर में ठंडेपन में बदल गए। वह बिना किसी भाव के मुड़ी और देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, केवल उदासीनता। क्या तुम पहले ही संप्रदाय प्रमुख की शिष्या नहीं बन चुकी हो? अब यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अध्याय 13। क्या ये साधना विधि सु वानछिंग के लिए उपयुक्त हो सकती है? अमर गुफा के भीतर खिड़की से छनकर आती धूप चूनिंग के चेहरे पर पड़ रही थी। तेज रोशनी ने जल्दी ही चूनिंग को जगा दिया और वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसका सिर हल्का सा दर्द कर रहा था। स्पष्ट रूप से यह अत्यधिक खर्च की हुई शक्ति का प्रभाव था, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। जागने के कुछ ही पलों बाद
उसने महसूस किया कि उसका शरीर प्रचुर आध्यात्मिक की स्पिरिचुअल चीख से भरा हुआ है और उसकी दिव्य आत्मा डिवाइन सोल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने सिर घुमाकर देखा, जमीन पर एक तिनके की चटाई और एक तकिया रखा था। लगता है गुरु ने कल रात वहीं सोया था। चू निंग ने बेबस सी कड़वी मुस्कान दी। उसका इरादा वहां सोते रहने का नहीं था, उसे यह उचित नहीं लगा था। फिर वह दूसरी बार यहाँ कैसे सो गया? सबसे अहम बात ये थी कि कल रात का दृश्य बहुत ही लुभावना था। उसे पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाना पड़ा और अनजाने में उसने खुद को पूरी तरह निचोड़ लिया, ऐसा कि एक बूंद भी शेष न रही। कल रात को याद करते हुए छोटा सा चू निंग उसका भीतर का स्वभाव अनायास ही ऊपर देखने से खुद को रोक न सका। चू निंग में नैतिकता तो थी, लेकिन कुछ और चीजों में वह बिल्कुल नैतिक नहीं थी। उसे गुरु का दर्जा, पालन पोषण का उपकार या किसी और बात की परवाह नहीं थी। जब तक ऊर्जा थी, वह जरूर एक नज़र डालना चाहती थी। चू निंग को कल की घटना पर कोई पछतावा नहीं था। आखिर उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और गुरु भी स्वयं तैयार थीं। अब गुरु का अपनी साधना वापस पाना एक बात थी और उसका स्वयं अपनी साधना बढ़ाना दूसरी बात। गुरु की साधना पूरी तरह बहाल होने से पहले चू निंग को सु वानछिंग की रक्षा करनी थी, जैसे उस समय सु वानछिंग ने उसकी रक्षा की थी। चू निंग योग्यता, मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक जड़। साधना दूसरा क्षेत्र, सूक्ष्म प्रगति 67%। साधना विधि, चांगछुन अमर कला तीसरी परत। स्वर्ग निगलन दैरवी कला, पियाओ मियाओ तलवार कला अभी आरंभ नहीं की गई। थोड़ा सोचने के बाद चू निंग ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई और पाया कि सु वानछिंग खाना बना रही थी और इस समय अमर गुफा के भीतर की आध्यात्मिक की चू निंग की अपनी गुफा की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर थी। तो क्यों न यही साधना कर ली जाए और पहले पूरी प्रगति हासिल कर ली जाए। उसने तुरंत आध्यात्मिक पत्थर निकाले और स्वर्ग निगलन दैरवी कला को सक्रिय किया। काली सी दैरवी की उसे घेरने लगी। न केवल आसपास की आध्यात्मिक की, बल्कि इसके द्वारा लाई गई शक्तिशाली ऊर्जा भी इस समय चू निंग के आंतरिक अंगों को फाड़ देने जैसी प्रतीत हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, चांगछुन अमर कला थी। ये दोनों साधना विधियां एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाती थीं। साधना दूसरा क्षेत्र, सूक्ष्म प्रगति 100% पूर्णता। 1/4 घंटे से भी कम समय में न केवल उसकी साधना पूरी हो गई, बल्कि साधना के दौरान आई चोटें भी चांगछुन अमर कला द्वारा भर दी गईं। तीसरे क्षेत्र में प्रवेश वह आज ही होने वाला था। तीसरा क्षेत्र, नियति बोध नोइंग फेट। साधक अपनी तुच्छता को समझता है, आकाश और पृथ्वी के प्रति श्रद्धा रखता है और तभी अमृतत्व प्राप्त कर दाव की खोज कर सकता है। और ये चू निंग के लिए जन्मजात था, वह अमर रहने के लिए ही पैदा हुआ था। तीसरे क्षेत्र में पहुंचने पर उसकी आयु बहुत बढ़ जाएगी, कम से कम 100 वर्ष। अब दीर्घायु उसकी पहुंच में थी। हालांकि चू निंग ने तुरंत तूपो ब्रेकथ्रू करने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय वह सु वानछिंग से संबंधित विवरण और सावधानियों के बारे में पूछना चाहता था। गुरु ने कई लोगों का मार्गदर्शन किया था और स्वयं भी तूपो कर चुकी थीं। ये चू निंग के लिए अत्यंत लाभकारी था। योगदान अंक 124,000, 1,24,000 योगदान अंक। बिना किसी हिचक के उसने तुरंत ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति का आदान प्रदान कर लिया। उसकी साधना को एक अभिव्यक्ति विधि चाहिए थी। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति ये सबसे उपयुक्त थी। आखिरकार इस साधना विधि को बनाने वाले ने स्वयं इसका मूल्यांकन दिया था। ये वाकई बहुत ही भयानक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि यह सोवे वाकई बहुत ही भयानक कितनी भयानक है। 100,000 योगदान अंक खर्च कर ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति साधना विधि प्राप्त की गई। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति। समस्त बुद्धों में ड्रैगन हाथी बनने से पहले समस्त प्राणियों का बैल और घोड़ा बनो। मानव लोक के निम्नतम स्थानों से आकाश, पृथ्वी और जीवन के सत्य को समझो। इस विधि को साधने वाले को भाग्य को चुनौती देने वाला असाधारण व्यक्ति होना चाहिए।
साधक के अनुभव जितने अधिक त्रासद होंगे, उसके हृदय स्वभाव पर उतना ही प्रबल दमन होगा। लेकिन हर साधक के हृदय में एक सच्ची की अवश्य होती है, जिसे वह आकाश पृथ्वी के सामने मुक्त करना चाहता है। यही बैल घोड़े का अर्थ है और यही ड्रैगन हाथी की है। साधना विधि का परिचय पढ़ते ही चू निंग स्तब्ध रह गया। ये साधना विधि मानो उसके लिए ही बनाई गई थी। 18 वर्षों तक निम्न साधना, अनगिनत उपहास सहते हुए दिल में शब्द भरे थे, लेकिन वह उन्हें बोल नहीं सका। उस दिन जब सु वानछिन को अनेक बुजुर्गों ने घेरा और उसके शिष्यों ने त्याग दिया, वह जोर जोर से गाली देना चाहता था, लेकिन शक्ति न होने के कारण उसे संयम रखना पड़ा, क्योंकि उसे मृत्यु का भय भी था। लेकिन किसके हृदय में ऐसा आक्रोश नहीं होता जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता हो। समस्त बुद्धों में ड्रैगन हाथी बनने के लिए पहले समस्त प्राणियों का बैल घोड़ा बनो। इतने वर्षों की बैल घोड़े जैसी जिंदगी ने इसकी को इतना विशाल बना दिया था कि अब उसे रोका नहीं जा सकता था। क्षण भर में जैसे ही यह साधना विधि उसके मस्तिष्क में अंकित हुई, चू निंग ने केवल सहजता, भव्यता महसूस की और एक जोरदार गर्जना के साथ फूट पड़ा। उस गर्जना में असंतोष और रोष भरा था। अगर मेरे पास साधना होती तो गुरु इस हालत में न पहुंचती। अगर ताइश्वान संप्रदाय के बुजुर्ग और शिष्य थोड़े भी इंसान होते तो गुरु शिष्य दोनों इस दशा में न गिरते। वो गर्जना मानो ड्रैगन की दहाड़ थी। साधना विधि, ड्रैगन हाथी दमन, कारागार शक्ति, प्रगति, दूसरी परत, निपुणता, सीधे दूसरी परत तक साधना, ये सच में उसके लिए ही बनी विधि थी। और उसके मन में इस विधि की शक्ति भी स्पष्ट हो गई। योद्धा मार्ग की साधना, उसके वक्ष में एक सच्ची की, ड्रैगन हाथी की। केवल शारीरिक शक्ति से वह आकाश चीर सकता है, नगर ध्वस्त कर सकता है। जब तक उसकी सच्ची की शेष है, उसके प्रहार और भी तेज और उग्र होंगे। और इस समय उसकी साधना में हल्के से तूपों के संकेत भी दिखने लगे, लेकिन चू निंग ने उसे दबा दिया। वह जल्दबाजी नहीं कर सकता था, उसे स्थिर रहना था। स्थिर प्रगति ही साधना का दाव है। गुरु सु वानछिन के अनुभव अब भी उसकी आंखों के सामने थे। वो वही गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसने सिर उठाकर खिड़की के बाहर देखा, होठों पर मुस्कान थी। उसका भविष्य था और भी शक्तिशाली बनना। उस दिन का अपमान आपको अवसर नहीं मिला, शिष्य को अवसर मिलेगा गुरु के लिए प्रतिशोध लेने का। अरे हाँ, अभी 24,000 योगदान अंक शेष हैं। क्या सु वानछिन के लिए कुछ मिल सकता है? मेरे लिए औषधि, साधना विधि या ऐसी कोई वस्तु खोजो जो साधना बहाल करने में मदद करे। ध्यान रहे, मेरे पास केवल 24,000 योगदान अंक हैं, कुछ उपयोगी ढूंढो। सिस्टम भावनाहीन था, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी, और सिस्टम को इन संबोधनों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। खोज जारी है। सफलतापूर्वक साधना विधि प्राप्त। सर्वकट विद्रोह मार्शल कला। सर्वकट विद्रोह मार्शल कला, जादुई साधना और शरीर साधना दोनों के लिए द्वैध साधना विधि। दोनों ही महान दाव के मार्ग हैं, किंतु शरीर साधना की प्रगति धीमी होती है और बाहरी शरीर को सुदृढ़ करने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह विधि सच्ची की से आत्मा और रक्त को परिष्कृत कर शरीर गढ़ती है। जादू और शरीर दोनों की साधना। निर्माता का मूल्यांकन साधना खो चुके कुछ प्रतिभाशालियों के लिए ठीक है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए भूल ही जाओ। मूल्य 30,000 योगदान अंक। कमबख्त, एक और जो मैं खरीद नहीं सकता। लेकिन 24,000 और 30,000 में ज्यादा अंतर भी तो नहीं है। गुरु को थोड़ा मालिश देकर खुश करना ही काफी होगा। मालिश से प्रगति के अनुसार योगदान अंक मिलते हैं। 1% प्रगति लगभग 10,000। ये तो काफी अच्छा है। एक ही मालिश से लाखों योगदान अंक मिल सकते हैं, जिससे बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। और यह साधना विधि सु वानछिन की स्थिति के लिए उपयुक्त भी लगती है। लेकिन चू निंग को पूछना होगा। जादू और शरीर की द्वैध साधना आगे चलकर निश्चित रूप से कठिन होगी और बहुत संसाधन मांगेगी। वर्तमान में सु वानछिन की साधना बहाल हो सकती है, तो क्या उन्हें अपने मूल मार्ग पर ही चलना चाहिए या फिलहाल ये साधना अपनाकर आत्मरक्षा की क्षमता बढ़ानी चाहिए?
ये सब सु वानछिन के विचारों पर निर्भर करता था। वह इसे अभी अपने पास ही रखेगा। नहीं। अचानक चू निंग ने कुछ महसूस किया। बाहर दो स्त्रियों की बातचीत की आवाज आ रही थी और उनमें से एक आवाज उसे बेहद परिचित लगी। वरिष्ठ बहन नहीं, अब वह नहीं रही। जियांग छिंग्युए। चू निंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। सु वानछिन की प्रधान शिष्या और वही पहली व्यक्ति जिसने सु वानछिन को त्याग दिया था। क्या वह अब गुरु का उपहास उड़ाने आई थी? अगर सच में ऐसा हुआ तो वह जरा भी दया नहीं करेगा। अध्याय 14। धड़म। सु वानछिन की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने अपनी पूर्व शिष्या जियांग छिंग्युए को अपने सामने जमीन पर घुटनों के बल गिरते देखा। हरी पोशाक पहने शाओ झू पीक की शिष्या की वेशभूषा में वह स्त्री पूरे श्रद्धाभाव से घुटनों पर बैठी थी। उसकी आंखों में अत्यंत सिंसियरिटी झलक रही थी। बोलते हुए उसने अपने हाथ से एक औषधि गोली मेडिसिनल पिल निकाली। गुरुदेव, ये औषधि गोली मैं संप्रदाय प्रमुख से लेकर आई हूँ। मैंने पहले सुना था कि संप्रदाय प्रमुख के पास ये गोली है, लेकिन वह इसे कभी किसी को नहीं देते सिवाय अपने निजी शिष्य के। जियांग छिंग्युए ने चमकती आंखों से सु वानछिन की ओर देखा और फिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरुदेव ने मुझे दाव सिखाया, मुझे शिक्षित किया। मैं भूतकाल की इस कृपा को कैसे भूल सकती हूँ। अब संप्रदाय प्रमुख ने यह औषधि गोली मुझे मेरी साधना के लिए दी है। मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव इसे स्वीकार करें। और इन पिछले 2 दिनों में मैंने अन्य कनिष्ठ भाइयों के साथ मिलकर दूसरे बुजुर्गों के प्रति निष्ठा भी जताई, केवल इस औषधि गोली को प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक बार शाओ झू पीक की शिष्या तो जीवन भर शाओ झू पीक की ही शिष्या। ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से औषधि गोली आगे बढ़ा दी और टकटकी लगाकर सु वानछिन को देखने लगी। इस क्षण सु वानछिन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या उसने सचमुच उसके लिए यह औषधि गोली पाने के लिए ऐसा किया? क्या ये सच हो सकता है? इस समय हरी पोशाक में वह अत्यंत सुंदर स्त्री अपने चेहरे पर एक साधारण मुस्कान रखे हुए थी। गुरुदेव, आपने मुझे इतने वर्षों तक अंधेरे में रखा। मैं समझती थी कि पियाओ मियाओ तलवार कला आपकी सबसे शक्तिशाली साधना पद्धति है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप अब भी कुछ छिपाकर रखे हुए थीं। अगर वह कनिष्ठ भाई वांग त्यानई यह न देख पाता कि अपंग चू निंग की साधना अचानक बढ़ गई है, और अगर विभिन्न बुजुर्गों ने यह न देखा होता कि चू निंग हर रात आपके कक्ष में जाता है, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। उसने 30 वर्षों तक सु वानछिन का अनुसरण किया था, 30 पूरे वर्ष। उसकी अपनी साधना तीसरे स्तर की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह सु वानछिन की मूल तलवार दाव सीखने वाली पहली शिष्या थी और उसने गुरु की ओर से अनेक शिष्यों को शिक्षा भी दी थी। फिर भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सु वानछिन ने 30 वर्षों तक इतनी गहरी विरासत छिपाकर रखी हो। न तो उन्होंने कभी उसे प्रदर्शित किया और न ही उसे सौंपा, बल्कि अब एक अपंग जैसे चू निंग को दे दिया। जियांग छिंग्युए भीतर ही भीतर ठंडी हंसी हंसी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान बनी रही। ये तो बस अपने गुरु से विश्वासघात के अपराध का एक बहाना था, सारी समस्या को गुरु के लिए अवसर खोजने पर डाल देना। सु वानछिन ने उसे बचपन से बड़ा किया था। क्या गुरु 30 वर्षों के गुरु शिष्य के स्नेह को नजरअंदाज कर देंगी? अब सब कुछ स्पष्ट था। वह तो केवल गुरु की साधना के लिए मजबूरी में संप्रदाय प्रमुख के पास गई थी। ऐसे में क्या सु वानछिन अब भी संदेह करेगी? निश्चित ही इस समय सु वानछिन भी पूरी तरह स्तब्ध थीं। उन्होंने शून्य दृष्टि से उस औषधि गोली को देखा और उसकी आभा को महसूस किया। 7वें दर्जे की औषधि यिन यांग श्वान ड्रैगन पिल, जिसे केवल संत स्तर का व्यक्ति ही परिष्कृत कर सकता था। ये औषधि निश्चय ही किसी अन्य संप्रदाय से आई थी। संप्रदाय प्रमुख इसे अपने पास एक जीवन रक्षक खजाने के रूप में रखते थे, मृत्यु के कगार से लौटने के लिए। इसे ग्रहण करने के बाद सच्चे ड्रैगन का सार शरीर में पनपता और साधना को अत्यधिक बढ़ाता। क्या जियांग छिंग्युए सचमुच उसके लिए संप्रदाय प्रमुख के पास गई थी? फिर भी सु वानछिन को कुछ अजीब लग रहा था। उसने अपने सामने खड़ी शिष्या को देखा, जो वैसी ही दिखती थी जैसी उसे याद थी। उसके चेहरे पर प्रत्याशा थी,
सिंसियरिटी थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत सा लग रहा था। उस दिन उसकी निर्दय अभिव्यक्ति ने लगभग सु वानछिंग का हृदय चीर दिया था। अगर उस दिन चू निंग ने उसे सांत्वना न दी होती तो शायद वह आत्महत्या ही कर लेती। क्या ये कोई साजिश थी? पर अब उसके पास ऐसा क्या बचा था जिसके लिए साजिश रची जाए? उसकी संग्रह अंगूठी स्टोरेज रिंग को उसके सिवा कोई खोल नहीं सकता था, और अब वह भी चू निंग को दे चुकी थी। तो साजिश किस लिए? अंगूठी के लिए या शाओ झू पीक के लिए? लेकिन यह औषधि गोली, ये तो असली लगती थी। इसी समय जियांग छिंग्युए मुस्कराते हुए बोली, गुरुदेव, ये औषधि गोली पाने के लिए मैंने अपनी जबान घिस दी। संप्रदाय प्रमुख ने मेरी दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक जड़ को देखकर अनिच्छा से इसे मुझे दिया। ये बिल्कुल असली है। गुरु चाहे तो किसी से जांच करा सकती हैं। अब जबकि गुरु संकट में है, ये वस्तु निश्चित ही आपकी सहायता करेगी। कृपया इसे स्वीकार करें। गुरु के प्रति मेरी निष्ठा कभी नहीं बदलेगी। एक बार गुरु तो सदा गुरु। सु वानछिंग ने लंबे समय तक हिचकिचाया। उन्होंने औषधि नहीं ली, बल्कि भावहीन दृष्टि से जियांग छिंग्युए को देखा। वह पहले ही एक बार आहत हो चुकी थी, और इन दिनों में उन्होंने बहुत से सत्य समझ लिए थे। इसके अलावा अब उनके पास किसी को सिखाने की योग्यता भी नहीं बची थी। हाँ, अब योग्यता नहीं थी तो फिर जियांग छिंग्युए क्यों आई? और 7वें दर्जे की औषधि क्या संप्रदाय प्रमुख सचमुच इसे बाहर निकालेंगे? सु वानछिंग मूर्ख नहीं थीं। संप्रदाय प्रमुख कभी भी यह औषधि नहीं देते, और जियांग छिंग्युए को देना तो असंभव था। इसमें अवश्य कोई छिपा हुआ उद्देश्य था। वह क्या है, ये वह नहीं जानती, पर यह निश्चित रूप से वैसा नहीं था जैसा जियांग छिंग्युए कह रही थी। सु वानछिंग हल्के से मुस्कराईं, मानो सामने खड़ी शिष्या को भेद लिया हो। ये औषधि अब मेरे लिए बेकार है। यिन यांग श्वान ड्रैगन पिल तो जीवन मरण की स्थिति के लिए होती है। मेरी सभी मेरिडियने तुपो ब्रेकथ्रू के कारण नष्ट हो चुकी हैं। चूंकि संप्रदाय प्रमुख ने ये तुम्हें दी है, तुम ही इसे रखो और स्वयं ग्रहण करो। जियांग छिंग्युए चकित रह गई। बेकार? बिना खाए कैसे पता चला कि यह बेकार है? ये तो ताइश्वान संप्रदाय की सर्वोच्च औषधि थी, इसे यूं ही बेकार कैसे कहा जा सकता है? संप्रदाय प्रमुख ने स्वयं कहा था कि यह निश्चित रूप से उपयोगी है, इसीलिए तो उन्होंने इसे सु वानछिंग का विश्वास जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। और स्वयं वह इसे ले, वह कैसे साहस कर सकती थी? अगर उसने ले लिया तो संप्रदाय प्रमुख अगले ही दिन उसे गोली बनाकर औषधि शक्ति पुनः निकाल लेते। फिर भी इस छोटी सी बात पर जियांग छिंग्युए ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और मुस्कराकर बोली, शिष्या गुरु के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। प्रभाव हो या न हो, गुरु इसे आजमा सकती हैं, और यह शिष्या ने अनगिनत कठिनाइयों के बाद प्राप्त की है। यदि गुरु नहीं लेंगी तो शिष्या भी इसे नहीं चाहेगी। सु वानछिंग हंसी, आस्तीन समेटे घुटनों पर बैठी जियांग छिंग्युए को देखती रहीं, औषधि गोली की ओर बिना किसी भावना के। छिंग्युए, यदि तुम यह मुझे दे दोगी तो संप्रदाय प्रमुख के पूछने पर क्या उत्तर दोगी? जियांग छिंग्युए ने बिना हिचक उत्तर दिया। शिष्या पहले ही तैयारी कर चुकी है औषधि ग्रहण करने के झूठे लक्षण दिखाने की, और यदि संप्रदाय प्रमुख को पता भी चल गया तो वह शिष्या को मारने का साहस नहीं करेंगे। सु वानछिंग की आंखें संकुचित हो गईं। इतना तैयार उत्तर निश्चित ही किसी ने पहले से उसे सिखाया है। लेकिन मेरे पास अब ऐसा क्या है जिसके लिए तुम षड्यंत्र कर रही हो? सु वानछिंग ने आह नहीं भरी, उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो मौन रहीं। ये देख जियांग छिंग्युए कुछ झिझकी। गुरुदेव, क्या आपको शिष्या पर इतना भी विश्वास नहीं है? नहीं है। वह स्त्री स्तब्ध रह गई और तुरंत बोली, गुरु के प्रति शिष्या का स्नेह सूर्य चंद्र के प्रति तारों जैसा है, स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी हैं। अब जब गुरु के पास पुनः साधना का कोई मार्ग नहीं बचा, शिष्या ने विवश होकर यह उपाय किया, केवल पहले न बताने के लिए, ताकि बात खुल न जाए। सु वानछिंग फिर भी मुस्कराती रहीं। अब मुझे इन बातों की परवाह नहीं। साधना तो वैसे भी निराशाजनक है। औषधि वापस ले जाओ और स्वयं उपयोग करो।
इस अपंग शरीर के साथ मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आयु पूरी होने की प्रतीक्षा करूंगी और नष्ट हो जाऊंगी। इस क्षण जियांग छिंग्युए के कानों में अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। तुम्हें उसका विश्वास जीतना ही होगा। उसके पास अवश्य अब भी कोई विरासत है। यदि तुम अच्छा करोगी तो मुझे तुम्हें वह यिन यांग श्वान ड्रैगन पिल देने में कोई आपत्ति नहीं। जियांग छिंग्युए ने दांत भींचे, अचानक तलवार खींची और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। गुरुदेव, यदि गुरु शिष्या पर विश्वास नहीं करती तो शिष्या मृत्यु से अपनी निष्कलंकता सिद्ध कर सकती है। मैं केवल ये चाहती हूँ कि गुरु मुझ पर विश्वास करें ताकि मैं निर्दोष सिद्ध होकर मर सकूं और मृत्यु के बाद भी सु वानछिंग उत्तरी क्षेत्र की पियाओ मियाओ तलवार अमर की शिष्या के रूप में पहचानी जाऊं। सु वानछिंग अडिग रही, उसके पास कोई और उपाय नहीं था। आखिरकार वह 30 वर्षों तक शिष्या रही थी। इतने वर्षों के स्नेह के बाद वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी क्षण सु वानछिंग के चेहरे पर अजीब सी प्रसन्न मुस्कान उभर आई। वह घबरा रही है। क्या कोई उसे उकसा रहा है? निश्चित ही इसमें कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। चेहरे पर मुस्कान थी, पर हृदय और भी अधिक सूना होता जा रहा था। ये है 30 वर्षों का गुरु शिष्य स्नेह और अंत ऐसा। ये कितना विडंबनापूर्ण है। इस समय सु वानछिंग ने केवल मुस्कराते हुए सामने खड़ी जियांग छिंग्युए को देखा। ओह, आत्महत्या से अपनी निष्कलंकता सिद्ध करना चाहती हो? अच्छा, तो जाओ आत्महत्या कर लो। सिर्फ जियांग छिंग्युए ही नहीं, पीछे से सब कुछ देख रहे बुजुर्ग, संप्रदाय प्रमुख सभी इस क्षण स्तब्ध रह गए। यह सु वानछिंग इतनी निर्दयी कब से हो गई? 30 वर्षों का गुरु शिष्य स्नेह और अब उसकी कोई परवाह नहीं। जियांग छिंग्युए पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आंखें फैल गईं, वह अविश्वास से लगभग निर्दय सु वानछिंग को देखने लगी। गुरुदेव, आपने क्या कहा? आप मजाक तो नहीं कर रही? सु वानछिंग मुस्करा कर बोली। क्या तुमने नहीं कहा कि आत्महत्या करोगी? अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक शुभ भूमि चुनूंगी और शिलालेख पर खुदवाऊंगी कि तुम मेरी सबसे उत्कृष्ट शिष्या थी, सु वानछिंग। गुरुदेव, उसके माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा, होंठ कांपने लगे। गुरुदेव, क्या आपको शिष्या पर इतना भी विश्वास नहीं? यदि तुम मर जाओ तो मैं विश्वास कर लूंगी। लेकिन गुरु, अब भी अभिनय कर रही हो। अध्याय 15 बैल घोड़े बनाम ड्रैगन हाथी। ये शब्द निकलते ही न केवल जियांग छिंग्युए बल्कि उसके पीछे खड़े सभी बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख भी स्तब्ध रह गए। संप्रदाय के विशाल मुख्य सभागार में हर कोई ये दृश्य देख रहा था। ये सचमुच निर्दयता की पराकाष्ठा थी। जरूर उसे लगा होगा कि उसकी साधना में अब कोई आशा नहीं बची, इसलिए वह अपने सभी शिष्यों को खुद से दूर करने का नाटक कर रही है ना? झाओ फैंग ने गहरी आवाज में कहा। संप्रदाय प्रमुख, ये कृत्य अनुचित है। क्या आप सचमुच जियांग छिंग्युए को आत्महत्या करने देना चाहते हैं? उसके पास दिव्य स्तरीय आध्यात्मिक जड़ है जो सु वानछिंग के बाद दूसरे स्थान पर है। भविष्य में वह निश्चित रूप से संत बनेगी। इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। एक संत बनने की क्षमता, ये हमारी ताइश्वान संप्रदाय की भविष्य की रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसा नहीं किया जा सकता। सही कहा, संप्रदाय प्रमुख। ये कदम अनुचित प्रतीत होता है। सु वानछिंग अत्यधिक सतर्क हो गई है। भीड़ के सामने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसका चेहरा स्याह था, अचानक अपने सामने रखी मेज को तोड़ दिया। वह पहले ही अपंग है, फिर भी नाटक कर रही है। धिक्कार है उस औरत पर। लेकिन इसी समय एक धीमी ध्वनि प्रेषण वॉइस ट्रांसमिशन आया। छोड़ दो, वापस आ जाओ, उसे कोई भी कमी मत दिखने दो। एक बार नहीं चला तो 2 बार, 2 बार नहीं चला तो 3 बार। शाओ झू पीक के भीतर जियांग छिंग्युए ने जटिल भावों से सु वानछिंग की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी लंबी तलवार नीचे रखी और दोबारा घुटनों के बल बैठ गई। शिष्या जानती है कि गुरु अब किसी पर विश्वास नहीं करती, लेकिन गुरु के प्रति शिष्या का सच्चा हृदय, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों इसके साक्षी हैं। इस बार उसने आत्महत्या नहीं की, उसने शपथ लेने का मार्ग चुना।
सु वानछिन का दाव हृदय एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया। बाहर से वह मुस्करा रही थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह निराश थी। 30 वर्षों तक जिन शिष्यों को उन्होंने पाला पोसा, वे आज संप्रदाय के साथ मिलकर उन्हीं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। आखिर यह सब किस लिए था? जियांग छिंग्युए फिर बोली, शिष्या केवल एक बार ही नहीं आएगी, अगली बार भी शिष्या। वरिष्ठ बहन, एक आवाज आई और जियांग छिंग्युए ने भ्रमित होकर उधर देखा। उसने देखा हरी दाववादी पोशाक पहने चूनिंग चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। जब उसने लाल वस्त्रों में सु वानछिन को देखा तो चूनिंग भी चौंक गया। लाल वस्त्रों में गुरु उनका व्यक्तित्व और भी निखरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी। चूनिंग ने अभी अभी जो कुछ हुआ था सब सुन लिया था। इस समय गुरु का मन अवश्य ही अस्थिर था। चूनिंग तुरंत आगे बढ़ा, सु वानछिन को सहारा दिया, उन्हें पास की कुर्सी पर बैठाया और कोमल स्वर में कहा, गुरु, इसे शिष्य पर छोड़ दीजिए। सु वानछिन की आत्मा लगभग बिखर चुकी थी। उनके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक जटिल भाव के साथ उन्होंने चूनिंग को देखा। निंग अब उन्हें अपने शिष्य को ही सब कुछ सहने देना था। भले ही उनकी साधना में अभी भी आशा शेष हो, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं उनके अंतर्मन को खा रही थीं। शाओ झू पीक में रहना शायद अब ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ 100 वर्षों तक जीवन बिताया था, और यहाँ उनके गुरु की अंतिम इच्छा भी थी कि वो शाओ झू पीक की रक्षा करें। इसके अलावा संप्रदाय उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा, विशेषकर संप्रदाय प्रमुख चेन श्वानतियान, जो हमेशा से उन्हें पाने की लालसा रखता था। ये कैसी विडंबना थी। उन्होंने लगभग टूटते हुए आंसुओं को दबाया और चूनिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब केवल यही शिष्य उनका सहारा था। चूनिंग ने अधिक कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और जियांग छिंग्युए की ओर देखने लगा। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसकी आंखें ठंडी होती चली गईं। वरिष्ठ बहन तो पहले ही संप्रदाय प्रमुख की शिष्या बन चुकी हैं, फिर अब यहाँ लौटने का क्या कारण है? जियांग छिंग्युए ने चूनिंग को घृणास्पद दृष्टि से देखा। उसे ऐसे अपंग की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन यहाँ चूंकि वह शाओ झू पीक की सदस्य थी, वह स्वयं को उजागर नहीं कर सकती थी। कनिष्ठ भाई, तुम नहीं समझोगे। वरिष्ठ बहन गुरु की समस्याएं हल करने के लिए संप्रदाय प्रमुख के अधीन गई थी। तुम अभी छोटे हो, इन बातों को नहीं समझते। जियांग छिंग्युए ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन जैसे जैसे चूनिंग एक कदम पास आता गया, उसे भीतर से बेचैनी होने लगी। वह तीसरे स्तर के चरम पर थी, इसलिए उसे चूनिंग के आक्रमण का डर नहीं था। और वास्तव में चूनिंग ने हमला नहीं किया। वह मुस्कुराया, झुक गया और जियांग छिंग्युए की लंबी तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। लड़की तुरंत सतर्क हो गई और तलवार छोड़ने से मना कर दिया। चूनिंग मुस्कुराते हुए बोला, कनिष्ठ भाई अब तलवार कला सीखना चाहता है, बस ये देखना चाहता है कि वरिष्ठ बहन की तलवार में क्या विशेष है। क्या ये भी अनुमति नहीं? हाँ, देख सकते हो, देख सकते हो। तभी चूनिंग ने उड़ने वाली तलवार अपने हाथ में ली। उस सुंदर तलवार को देखते ही वह चकित हो गया। ये तो शिखर स्तरीय आध्यात्मिक दर्जे की उड़ने वाली तलवार थी। वीर के लिए उत्तम तलवार, चूनिंग ने प्रशंसा की। कनिष्ठ भाई को याद है, यह उड़ने वाली तलवार गुरु ने स्वयं वरिष्ठ बहन के लिए गढ़ी थी, है न? जियांग छिंग्युए ने मुस्कान बनाए रखी। किसी कारणवश उसे सामने खड़ा चूनिंग बेहद रहस्यमय और भयावह लग रहा था, जैसे उसे समझ पाना असंभव हो। यहाँ तक कि उसकी साधना भी वह देख नहीं पा रही थी। कनिष्ठ भाई को अब भी याद है। तुम सचमुच ध्यान देने वाले हो। हाँ, जाहिर है। आखिर गुरु शायद ही किसी के लिए तलवार गढ़ती थीं, और शुरुआत में ऐसी 2 तलवारें थीं, एक वरिष्ठ बहन के लिए, एक कनिष्ठ भाई के लिए। लेकिन कनिष्ठ भाई की तलवार, लगता है वरिष्ठ बहन को जलन हो गई थी और अभ्यास के दौरान अनजाने में उसे तोड़ दिया गया था, और कहा गया कि यह एक दुर्घटना थी। चूनिंग ने मुस्कराते हुए तलवार को थामे रखा। ये सुनते ही जियांग छिंग्युए का चेहरा अकड़ गया। अभ्यास में जानबूझकर या अनजाने की क्या बात,
और वरिष्ठ बहन कनिष्ठ भाई से जलन क्यों करेगी? चू निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये भी सही है, लेकिन मैंने अभी सुना कि वरिष्ठ बहन यहाँ गुरु का विश्वास जीतने आई थी और निर्दोष सिद्ध करने के लिए आत्महत्या करने वाली थी। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं यूं ही मर जाऊं तो गुरु की सहायता कैसे कर पाऊंगी? कोई बात नहीं, अब गुरु की कोई सहायता नहीं कर सकता। वरिष्ठ बहन को बस अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी है। जियांग छिंग्युए का चेहरा एकदम जम गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह घूरकर चू निंग को देखने लगी। कनिष्ठ भाई, मजाक मत करो। चू निंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान भी ठंडी हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तो वरिष्ठ बहन ने स्वयं कहा था। इतना कहते ही उसने ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति सक्रिय की और तलवार के साथ झपट पड़ा। यदि वरिष्ठ बहन इच्छुक नहीं है तो कनिष्ठ भाई आपकी आत्महत्या में सहायता कर सकता है। उस विस्फोटक शक्ति के साथ शिखर स्तरीय आध्यात्मिक तलवार से जियांग छिंग्युए को जबरदस्ती मार देना असंभव नहीं था। लेकिन जियांग छिंग्युए मूर्ख नहीं थी, वह पहले से ही सतर्क थी और तुरंत पीछे हट गई। चू निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी वरिष्ठ बहन हूँ। क्या तुम सह शिष्य की हत्या करना चाहते हो? चू निंग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। उसने अचानक बल लगाया और शिखर स्तरीय आध्यात्मिक तलवार को चकनाचूर कर दिया। उस क्षण उसके हाथों की हथेलियां खून से भर गईं। दूर खड़ी सु वानछिन की आंखें फैल गईं। निंग, गुरु, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। कुछ लोग इस तलवार को पकड़ने के भी योग्य नहीं होते। चू निंग धीरे धीरे खड़ा हुआ और भावशून्य दृष्टि से जियांग छिंग्युए को देखने लगा। यहाँ तक कि ड्रैगन हाथी दमन शक्ति से सशक्त उसका शरीर भी घायल हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, चांगछुन अमर कला। वरिष्ठ बहन, क्या यह अच्छा नहीं कि कनिष्ठ भाई आपकी आत्महत्या में सहायता करे और आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाए? तो फिर वरिष्ठ बहन विरोध क्यों कर रही हैं? इस समय जियांग छिंग्युए क्रोध से कांप रही थी, चू निंग को घूरते हुए। चू निंग, क्या तुम सचमुच गुरु शिष्य के बंधन की परवाह नहीं करते? गुरु जानती हैं कि मैं आज क्यों आई थी, लेकिन अगर गुरु मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं क्या करूं? अगर कुछ करना ही था तो पहले गुरु को बता सकती थीं। और आज वरिष्ठ बहन की यात्रा में इतने छिद्र हैं, क्या सचमुच आपको लगता है कि मैं उन्हें नहीं देख पाया? बिना किसी हिचक के ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई। एक पल में अपार शक्ति उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। जियांग छिंग्युए ने अधिक कुछ नहीं कहा और तुरंत एक और उड़ने वाली तलवार निंगजू संघनित की। लेकिन एक शिखर स्तरीय तलवार टूट चुकी थी, उसका हृदय खून बहा रहा था। चूंकि तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें हमारे बीच की शक्ति का अंतर दिखाती हूँ। वह तीसरे स्तर की चरम अवस्था में थी। चाहे चू निंग को कितना भी उत्तराधिकार मिला हो, वह अभी उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? एक ही क्षण में दोनों आकृतियां टकरा गईं। सु वानछिन का मन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। वह उठने ही वाली थी कि अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गईं। चू निंग को उनके लिए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह हार गया तो निश्चित ही मारा जाएगा और कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। और यदि वह जीत भी गया तो संप्रदाय प्रमुख अवश्य हस्तक्षेप करेगा। इसका कोई अर्थ नहीं था। दृष्टि पूरी तरह विलीन होने से पहले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू अन्य शिष्यों के प्रति निराशा और आक्रोश के थे और चू निंग के कार्य से उपजे भावुक स्पर्श के भी। कोई शिष्य गुरु के लिए इतना कैसे कर सकता है? दोनों ने प्रहारों का आदान प्रदान किया और केवल एक क्षण में चू निंग उड़कर दूर जा गिरा। तीसरे स्तर की चरम अवस्था। चौथे स्तर में प्रवेश के कगार पर संप्रदाय प्रमुख द्वारा प्रिय और प्रत्यक्ष शिष्य सु वानछिन की 30 वर्षों की तलवार शिक्षा चू निंग अभी उससे कैसे तुलना कर सकता था? फिर भी उसके सीने में स्थित ड्रैगन हाथी संकल्प ने उसे वह वार सहने दिया। इस समय उसका सीना खून से लथपथ था। जियांग छिंग्युए तलवार पर सवार होकर हवा में उठी, उसके चेहरे पर केवल ठंडापन था। वो इस अपंग से पहले से ही चिड़ी हुई थी।
हम दोनों शिष्य हैं, फिर भी तुम, एक अपंग, मेरे समान व्यवहार क्यों पाते हो? गुरु की तलवार तुम्हारे लिए भी क्यों थी? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उठाकर लाया गया था और गुरु ने तुम्हें बच्चे की तरह पाला। आज सु वानछिंग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। वर्षों से जमा हुआ आक्रोश अब दबाने की जरूरत नहीं थी। जियांग छिंगयुए ने ठंडी हंसी के साथ कहा। शाओ झूपीक का शिष्य चू निंग आज इस युवा संप्रदाय प्रमुख की हत्या का प्रयास करता है। आज संप्रदाय सभी शिष्यों के सामने घोषणा करता है, चू निंग दोषी है और संप्रदाय उसके विरुद्ध नियम लागू करेगा। चू निंग का भाव नहीं बदला। यही था साधना जगत। जिसके पास शक्ति और पद है, बोलने का अधिकार उसी के पास है। बाकी सब बैल और घोड़े। लेकिन क्रोधित सामान्य जन 5 कदम दूर से भी रक्त बहा सकता है और बैल घोड़ों की इच्छा शक्ति भी सभी बुधों और ड्रैगन हाथियों का वध करने में असमर्थ नहीं होती। एक ही क्षण में ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति एक और स्तर पर चढ़ गई। उसके शारीरिक बल में और वृद्धि हो गई और आज वह पहले ही दूसरे स्तर की चरम अवस्था पर पहुंच चुका था और अचानक तूपो ब्रेकथ्रू कर गया। तीसरा स्तर भाग्य बोध नोइंग फेट। चू निंग क्षेत्र। तीसरा स्तर भाग्य बोध प्रगति 1%। साधना विधि चंगछुन अमर कला। तीसरी परत प्रचुर जीवन शक्ति। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति। तीसरी परत बैल घोड़ों से ड्रैगन की का जन्म। बिना किसी हिचक के उसने सीने में भरे सारे द्वेष को समेटा और एक घूंसा जड़ दिया। इस क्षण जियांग छिंगयुए की आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। वह क्षेत्र तूपो, वह तीसरे स्तर की आभा थी। वह घूंसा उसे अशुभ महसूस हुआ। उसने तुरंत तलवार से रोकने की कोशिश की, लेकिन खून में लथपथ चू निंग उसके सामने ऐसा था मानो वध देवता अवतरित हो गया हो। कड़क एक घूंसे में उड़ने वाली तलवार टूट गई और उसके तुरंत बाद और भी अधिक भयानक और भी शक्तिशाली घूंसा। उसके पास कोई अन्य विधि नहीं थी, सिर्फ ड्रैगन हाथी दमन शक्ति की शारीरिक युद्ध कला। जब तक ड्रैगन हाथी की शेष है, हर अगला घूंसा पिछले से अधिक प्रबल होगा। तलवार टूटते ही जियांग छिंगयुए ने मानो भूत देख लिया, लेकिन चेताने से पहले ही एक घूंसा उसके सीने पर आ पड़ा कि और रक्त उफन पड़े। आध्यात्मिकी का प्रवाह रुक गया और फिर एक और घूंसा। ड्रैगन हाथी संकल्प। भले ही तुम सचमुच सभी बुधों की ड्रैगन हाथी हो, मेरे सामने मैं फिर भी निर्भीक हूँ। पूरा पर्वत श्रेणी दरक गई। एक शरीर उसमें जा टकराया। जियांग छिंगयुए की आध्यात्मिक की बिखर गई और बेहोश होने से पहले उसे केवल सदमा और निराशा का एहसास हुआ। मौके पर तूपो तीसरा स्तर भाग्य बोध। 18 वर्ष की आयु में तीसरा स्तर। ये कैसे अपंग हो सकता है? ये तो एक प्रतिभा प्रोडिजी है। संप्रदाय के भीतर सभी बुजुर्ग और संप्रदाय प्रमुख ये दृश्य देख रहे थे। सभी के चेहरे पर स्तब्धता थी। कुछ क्षण के मौन के बाद संप्रदाय प्रमुख ने एक बुजुर्ग की ओर देखा। चेहरा स्याह, स्वर क्रोध और गहरा। जियांग छिंगयुए को वापस ले आओ और शाओ झूपीक के मामलों में फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब तक सु वानछिंग उत्तराधिकार सौंप नहीं देती, कोई भी कदम नहीं उठाएगा। ये संप्रदाय प्रमुख स्वयं इस विषय को संभालेगा। तीसरा स्तर 18 वर्ष का तीसरा स्तर। उसने अवश्य ही प्रारंभिक वर्षों में अपना क्षेत्र दबा कर रखा था। सु वानछिंग की गुप्त विरासत शुरू से ही उसी के पास रही होगी। सु वानछिंग के पास अवश्य एक उत्तराधिकार है और वह उत्तराधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। चेन श्वानतियान ने छवि में चू निंग को घूरते हुए देखा। उसने इस संप्रदाय प्रमुख के शिष्य पर भी हमला करने की हिम्मत की। तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। जब यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हारी विरासत पाएगा, मैं तुम्हारी हड्डियां उखाड़ूंगा, नसें खींचूंगा, चमड़ी उतारूंगा और तुम्हारा रक्त पीऊंगा। अब वह स्वयं हस्तक्षेप करने जा रहा था।